सभी को मेरा नमस्ते। आज हम लोग भोपाल में हैं धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी के पास। तो आज हम इनके संस्मरणों को सुनने का काम करेंगे। तो बिना कोई समय गंवाए मैं उस चर्चा को शुरू करता हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मध्यस्थ दर्शन के पूरे अभियान को देखेंगे तो ए नागराज जी से क्रम से लोग अलग अलग समयों पर जुड़े और अलग अलग तरह से इस अभियान में भागीदारी करी। तो हम आपसे दो बातों को पहले समझना चाहेंगे। एक तो ये कि जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन से आपका परिचय कब और कैसे हुआ, और बाबा जी से आप कैसे मिले, पहले मुलाकात कैसी रही आपकी, कहाँ आपका मिलना हुआ। उसके पहले हम थोड़ा आपकी अपनी यात्रा को जानना चाहते हैं कि आपने बचपन से अपनी यात्रा को किस तरह से शुरू किया। ठीक, जीवन विद्या के पहले की उसको थोड़ा सुनना चाहेंगे। मतलब मेरे अपने जीवन की यात्रा तो लंबी है, लंबा कार्यक्रम है बहुत। हम तो आपको पहले से कह रहे हैं। अब तो आपको भी लगने लगा था कि लंबा है। देखिए ठीक है, ठीक है। आपकी स्टोरी के बिना वो बनेगा नहीं ना कनेक्शन कि बाबा जी साहब कैसे मिल गए, क्यों स्वीकार हो गए, क्योंकि आपकी कुछ यात्रा रही है। नहीं, उसके पहले की यात्रा तो जो है सब अस्थिरता की और अव्यवस्था की यात्रा थी। तो सामान्य घर में पैदा हुए, सामान्य घर में पढ़े लिखे। कौन सी जगह से? पैदाइश तो हुई असम में, हमारे नाना जी वहाँ पर थे। और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, कुछ बेंगलोर में हुई, कुछ गाजियाबाद में हुई। उसके बाद कुछ प्राइवेट जॉब किया, फिर सरकार में नौकर हो गए। और सरकार में नौकर रहते हुए सामान्य लोगों की जो महत्वाकांक्षा होती है, महत्व की आकांक्षा, उसके आधार पर कुछ काम प्रयास करते रहे नौकरियों के। ठीक बात। तो अनेक जगह जॉब किए और फिर मतलब दर्शन की दृष्टि से मतलब सीधे ही उस पर आ जाए तो झाबुआ में फिर आकर के पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश में झाबुआ में हुई। उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में और कुछ प्राइवेट कंसर्न्स में काम किया था। झाबुआ में पोस्टिंग होगी, झाबुआ में काम करते थे। तो यदि विस्तार से फिर सुनना है तो फिर 1994-5 में मनोज झलानी जी कलेक्टर थे हमारे झाबुआ के मध्य प्रदेश में। तो एक बार उनका फ़ोन आया तो कि धीरेन्द्र बिजी तो नहीं है। तो कलेक्टर कहता है कि बिजी नहीं है, तो भाई कलेक्टर काम में बिजी रहता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि घर आ सकते हैं। मैंने कहा आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वो आज़ाद थे, एक मिस्टर आज़ाद, SR आज़ाद, वो डिप्टी कमिश्नर थे ट्राइबल वेलफेयर में, बोले उनको भी ले आना। तो हम लोग कलेक्ट्रेट में अगल बगल बैठते थे, उनको लेकर घर पहुँच गए उनके। तो वहाँ पर जो है एक सज्जन जो है वो बंडी और लुंगी पहने बैठे हुए थे। तो हमारे कलेक्टर अच्छे आदमी थे। हमने कहा यार ये फंस गए किसी के चक्कर में ये। तो हमने भाई नमस्ते नमस्ते हो गई। तो बोले कि धीरेन्द्र मैं जो है मुझे कहीं जाना है, कोई कार्यक्रम था, ये मेरे गेस्ट हैं, मिस्टर गणेश बागड़िया नाम है, अब इनसे बातें होती जरा तो कर लो यार, तब तक मैं आता हूँ लौट करके। तो गणेश बागड़िया से बात शुरू हुई। तो बात क्या शुरू हुई, मतलब एक तरफा ही हुई। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग, अच्छा नमस्कार, तो आप लोग क्या करते हैं? तो हमने फिर बहुत सारी बातें बताई, हम क्या क्या करते हैं। सरकारी आदमी बहुत सारी बातें बताइए, कितने सारे तीर मारता है वो बताया उन्होंने। फिर SR आज़ाद जो है वो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थे, उन्होंने फिर बहुत सारी बातें बताई कि भाई हम ये करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, है ना। उनके बाद पुल पुलिया सड़क के भी काम बहुत सारे थे, हमारे पास तो शिक्षा का ही काम था। तो बताते रहे, काफ़ी देर तक बताया। फिर जो है उन्होंने पूछा कोई प्रॉब्लम आती है? तो हमने कहा प्रॉब्लम आती है। तो क्या प्रॉब्लम आती है? फिर हमने बताई सारी प्रॉब्लम कि भाई कलेक्टर के घर बैठे तो उसको छोड़ करके बाकी सब बता दिए। तो भाई नेता भी प्रॉब्लम है, पंच भी प्रॉब्लम है, सरपंच भी प्रॉब्लम है, लोग भी प्रॉब्लम है, बच्चे भी प्रॉब्लम है ना, सब बता दिया। तो भाई तो बताया कि भाई कैसे कैसे, उन्होंने भी बताई अपनी बहुत सारी कथा वथा कि भाई क्या किस प्रकार की यदि कोई अचीवमेंट्स करने हैं तो किस प्रकार के जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर उन्होंने जो है ये मतलब ये मामला 1-1.5 घंटे का है जी। जो मैंने आपको 1-1.5 मिनट बताया है। तो फिर वो गणेश जी ने कहा कि अच्छा ये सब यदि समस्याएं खत्म हो जाएं, मुझसे बोल रहे थे, तो आप तृप्त हो जाएंगे क्या? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये तृप्त शब्द को मैंने इस दृष्टि से कभी देखा नहीं था। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं भाई सज्जन, तो तृप्त हो जाएंगे क्या मतलब? पर फिर थोड़ा गहराई से सोचा फिर कि मैंने कहा यार कि ये समस्याएं यदि दूर हो भी जाती हैं, यदि शिक्षा को लेकर ही बात करें कि जितना कुछ सहयोग किसी से चाहिए, कम्युनिटी से चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, शासन से चाहिए, यदि वो सब हो भी जाता है, हो जाने के बाद भी क्या जिस प्रकार से कोई रहना चाहता है, जैसा जीना चाहता है, तो वैसा जीना हो पाएगा?
तो फिर मुझे लगा कि नहीं तृप्त तो नहीं होंगे। बोले फिर क्या कमी रह जाएगी? बोले ये तो नहीं समझ में आया, क्योंकि हम भी पढ़ लिख लिए ही थे और हम भी अतृप्ति थे। क्योंकि हालांकि तृप्ति शब्द जो है वो मेरे लिए पहली बार था। हम तो मतलब केमिस्ट्री में संतृप्तता की दृष्टि से जो है उतना उतना तृप्ति जानते थे। फिर उनसे भी कुछ बात हुई। तो उस दिन हुआ क्या था कि हम लोग रहते थे पहले गाजियाबाद में अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब वहाँ से यहाँ पर आए, जब जॉब ज्वाइन किया, तो उस समय हमारे पास मतलब भाई साथ में रहते थे तो कुछ सामान मन क्या ही लाते। तो एक दो गद्दे और एक पिताजी का स्टोव और एक पंखा लेकर के आए थे। पिताजी को 1960 की शादी का स्टोव उतना लेकर के आए थे। और फिर मकान मिल गया था अफसर्स कॉलोनी में, ये भी गंगराड़ी जी वहाँ रहे हैं उसमें। तो अब लगता था कि भाई नाम के आगे तो अधिकारी आ गया, पर रहन सहन जो है वह अधिकारी ऐसा नहीं है। तो खैर हमने वो थोड़ा गद्दे वद्दे को काट कूट के ऐसे नीचे रखा, चटाई चिपकाई पीछे और नीचे रखा। भाई कोई आवाज आए ड्राइंग रूम में तो कभी हम तो ऐसे ही बैठते। वो कहते यार बड़ा यूनिक मामला है यार, बड़े अच्छे से बैठते हो, है ना। और थोड़ा बहुत फिर जुगाड़ जुड़ कैसे जीना शुरू किया, पर लगता था कि यहाँ कमी है। तो उस जमाने में जो है वो कलर टीवी चलते थे, अभी चलते ही हैं। तो फिर वह भी कलर टीवी होना चाहिए। तो ये कलर टीवी हम लोगों ने फिर किस्तों पे खरीदा। जब किस्तों पे खरीदा कुछ वो 17-18 हज़ार का कुछ रहा होगा, 20 हज़ार का, सब पेमेंट मिला मिलू करके। और 2 साल बाद ये पता चला कि उसकी जो जितना मतलब हमने खरीदा था उससे ज़्यादा वो करीब उसकी 30-35 हज़ार रुपये उसकी देनदारी हो गई थी। तनख्वाह ज़्यादा थी नहीं, हमें ज़्यादा समझ में ही नहीं थी। तो बहुत टेंशन में आ गए। तो फिर हमारी पत्नी ने अपनी चूड़ी वूड़ी का उनकी माता जी की बेच करके उसको चुकाया, उससे फुर्सत हुए। कुछ समय बाद जो है फिर लगने लगे कि उसमें VCR आते थे और लोग जो है एक रात में 3 फिल्में देखा करते थे 100 रुपए में। तो जब देखना था तो देख लेते थे 2-4 परिवार मिल करके। पर तब तक जो है वो लगने लगा कि यार VCR भी होना चाहिए। तो फिर दिमाग में फिर वही घुस गया कि यार अब की बात थोड़ा सोच समझ के लेंगे, किस्ते विस्ते भी ऐसी बांधने के टाइम से बता देंगे। तो उस दिन सुबह जो है, जिस दिन गणेश बाड़ी से भेंट हुई, उस दिन सुबह तय हुआ था कि शाम को चल के VCR ले आएंगे। बैंक से बात भी हो गई थी, दुकान वाले से बात भी हो गई थी। तो मैं जब लंच पे आया तो मैंने फिर बोला कि वो शाम को खाना खा लिया, बोले शाम को याद है VCR लेने चलना है। तो मैंने कहा यार तुम VCR देख लो यार, जरूरत वास्तव में है कि नहीं है, मतलब क्यों ले रहे हैं VCR हम। बोले अरे ये क्या बात करने लगे, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहे थे। मतलब दोनों का एक ही व्यू था, है ना। क्योंकि गणेश जी ने कुछ कहा कि भाई कुछ सम्मान की बात की, आवश्यकता की बात की, सम्मान की बात की कि भाई आवश्यकता के कारण कुछ करते हैं, सम्मान के कारण करते हैं। तो बोली क्या हो गया। तो मैंने कहा यार एक वो कलेक्टर साहब के यहाँ एक सज्जन आए हुए हैं, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि देख लीजिए कुछ चीज, मतलब ऐसा, मतलब VCR कोई बात नहीं हुई, पर ये बात हुई कि भाई आप सम्मान के लिए कर रहे होते हैं, आवश्यकता को पहचान पाते हैं, ऐसी कुछ बात हुई। तो यार बोली बात तो ठीक है। तो बोले घर पे ले आइए उनको भी। तो फिर बातचीत हुई, फिर घर पे ले आ गए। फिर कुछ और विस्तार से बातें हुई। लगा यार कि VCR तो छूट गया उस समय, मतलब फिर VCR तब से नहीं खरीदा गया, पर लगा। फिर हमने फिर अपने बाकी जो हमारे ब्लॉक के ऑफिसर्स थे सबको बुला करके सबको बिठाया और फिर बातचीत कराई। फिर उस समय लिटरेसी कैंपेन में काम करते थे, तो लिटरेसी कैंपेन को लेकर के फिर वही बातें निकल करके आई कि पढ़ लिख जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, जो आदिवासी जो वहाँ पर है वो सब ज़्यादा मतलब सुखी जीवन जी रहे हैं, पढ़ा लिखा है जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना परेशानी में है। तो कुछ इस प्रकार की बातें हुई। फिर हमने कहा कि भाई इसको, आप 2 दिन रुके थे वो, उनके साथ 2-4 जगह गए भी, फिर मतलब विजिट्स पे गए, फील्ड विजिट्स पे गए, कुछ वाटरशेड का काम चल रहा था। फिर मैं कहा इस बात को थोड़ा ठीक से समझना है। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए हम लोग एक शिविर करते हैं, तो आप शिविर करना चाहें तो हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो फिर एक झाबुआ के लोगों का एक बिजनौर में एक शिविर आयोजित हुआ। ये बात है 97 की। तो मैं नहीं जा पाया उस शिविर में, क्योंकि कुछ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टीम आ रही थी, तो मैं नहीं जा पाया। कुछ 15-20 लोग शायद गए थे, बिजनौर गए थे। और उसके बाद जून में जो है फिर एक शिविर पास में एक मेघनगर नाम की जगह है, फिर वहां पर एक शिविर हुआ, जिसमें गणेश जी ने उस शिविर को लिया। भाई जब शिविर शुरू हुआ तो चूंकि गणेश जी रहते घर पे थे, हम लोग साथ में जाते थे आते थे, दूर था 18 किलोमीटर। तो फिर उन्होंने बताया, फिर बाबा जी का नाम बताया कि ऐसा मध्यस्थ दर्शन है, बाबा नागराज जी हैं। फिर कुछ परिचय हुआ, बताया उन्होंने। फिर 8 दिन का एक शिविर चला और उस शिविर के बाद कुछ उत्साह बना। तो फिर ये हुआ कि झाबुआ में उस कार्यक्रम को टेकअप किया जाए। तो लिटरेसी कैंपेन में ही ये बात हुई कि एक समझदार साक्षर कार्यक्रम शुरू किया जाए। वो समझदार साक्षर कार्यक्रम हाँ बाद में ही हुआ, आवरी में और उधर बस्तर में तो बाद में हुआ, पहले यहीं पे हुआ, पहले यहीं पे हुआ। तो लिटरेसी कैंपेन में के अंतर्गत जो जिस प्रकार की प्राइमर्स पढ़ाई जाती थी उसका कोई मतलब तो था नहीं,
पर ये जब सोचा गया कि उसको लाइफ स्किल से कैसे उसको जोड़ा जाए, किस प्रकार से लाभप्रद है, फिर संबंध और बाकी जो बातें हुई, तो फिर काफ़ी ठीक ठाक हो गया। उसके बाद पर इस बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया, मनोज हलानी जी का भी ट्रांसफ़र हो गया, हम दोनों ही ट्रांसफ़र हो गए। फिर जो नेक्स्ट कलेक्टर आए उन्होंने बहुत उस पर रुचि ली नहीं, बेसिकली कलेक्टर पर कार्यक्रम चलते हैं। और फिर मैं उज्जैन ट्रांसफ़र होकर आ गया। तो 98 में फरवरी मार्च में शायद एक थानला में, एक झाबुआ में थानला नाम की एक जगह है, थानला में फिर एक शिविर हुआ जो कि ठीक बिल्कुल आदिवासियों के बीच में ही हुआ। मतलब आदिवासी जो नहीं जानते थे, मदरानी वाले एरिया में, मदरानी और इधर वाले में। और उस शिविर में फिर बाबा जी आए। अच्छा। और हम जो है यहाँ से गए, हम लोग उज्जैन से गए बाबा जी से मिलने। तो तब तो खैर एक दिन के लिए जा पाए, चूंकि हमारी अपनी सरकारी व्यस्तताएं थी, तो मिल के आ गए। बाबा जी से पहली भेंट वहाँ हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई उस समय। पर लौटते समय जब लौट रहे थे वहाँ से, तो फिर बाबा जी, गणेश जी, प्रवीण थे, साधन भैया थे, और झाबुआ में जब शिविर हुआ तब भी प्रवीण भी थे, साधन भैया भी थे, और एक दो लोग और थे, ध्यान करता हूँ कौन थे। तो लौटते समय बाबा जी फिर घर पे रुके, गणेश सब उज्जैन घर पे रुके हमारे। और फिर डेढ़ 2 दिन शायद रुकना हुआ था। तो एक वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ऐसा करके एक प्रोफेसर राम सखा गौतम थे, उनका एक इंस्टीट्यूट था। वहाँ पर वहाँ के फिर जितने विद्वान लोग तथाकथित माने जाते हैं उज्जैन के, उन सबको बुलाया। और फिर एक बाबा जी ने नहीं बोला, गणेश जी ने बोला, बाबा जी बैठे, फिर एक विषय को रखा, बातचीत हुई, काफ़ी हुआ, अच्छा हुआ। फिर एक आध कोई वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर भी फिर वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, मतलब टीचर्स थे गवर्नमेंट, उनके साथ भी हुआ। तो और कुछ बाबा जी के लोगों से कुछ चर्चा भी हुई, जैसे एक प्रोफेसर श्याम सुंदर निगम थे, इतिहासकार, पर वो मतलब उनका दर्शन का, उनका बहुत अच्छा ज्ञान था उनका। तो बाबा जी की उनकी कुछ चर्चा हुई। मेरे को तब ज़्यादा चीज़ें पकड़ में आती नहीं थी उस समय तक, मैंने अभी भी नहीं बहुत पकड़ में आई है। तो पर चर्चा कुछ हुई, कुछ परमाणु को लेकर के, अणु को लेकर के कुछ उन लोगों की चर्चा हुई। तो मतलब उनको जैन दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, तो सर अब तो रहे नहीं है वो। तो कुछ ये हुआ कि जैन दर्शन को लेकर के उन्होंने काफ़ी बातें बताया उन्होंने कि ऐसा ये है, ऐसा है, परमाणु और अणुओं को लेकर के ये बात इतनी हुई। और उसके बाद फिर बाबा जी से ऑफ एंड ऑन फिर एक मेरे ख्याल से 98-99 में जब जबलपुर में कब आया था भूकंप, 99 में कह रहे थे, कल हम लोग थे जबलपुर में, तो 99 में भूकंप आया था, ऐसा हमको बताया गया है। तो एक शिविर जो है वो हुआ अमरकंटक में, और हम लोग गए उज्जैन से, वो शिविर सत्या जी ने लिया था। वो 97 है, यशपाल सत्य जी का शिविर मैं बता रहा हूँ ना, मई 97 है। नहीं इतनी जल्दी नहीं होगा, बाद में ही होगा। सत्य जी रहे ही नहीं उसके बाद। नहीं, क्योंकि जिस दिन, क्योंकि हम लोग जब अमरकंटक जा रहे थे तो मैंने फोन लगाया, हमारा बैचमेट है स्वर्णकार वहां पर, तो उसने कहा साहब यहाँ पर बहुत तगड़ा भूकंप आया है, और हम लोग अमरकंटक जा रहे थे, इसलिए वो परफेक्ट है मामला, उसमें कोई गलती नहीं है। सत्य जी का शरीर हुआ है 29 अगस्त 1997 को पूरा। तो फिर तब उतनी चीजों को उतना कम कर लीजिए यदि ऐसा है तो। हाँ, वो श्योर है, तो 97 ठीक है। तो फिर वो, पर वो भूकंप जो है 97 में ही आया था, इसका मतलब कोई और होगा, कोई और होगा। वही भूकंप हुआ था बहुत तगड़ा, तो 7 ही होगा, वही भूकंप बहुत तगड़ा था, 7 ही होगा, क्योंकि हम लोग फिर अमरकंटक पहुंच गए थे। तो अमरकंटक जब पहुंचे तो फिर मतलब बाबा जी के घर भी जाना हुआ, और बाबा जी के साथ बैठना भी हुआ। वो ट्राइबल जो हॉस्टल है वहां पर फिर वो शिविर हुआ था, और वो शिविर सत्या जी ले रहे थे। वो मई 97 है, मई 97। तो उस शिविर में फिर काफी लोग थे, और ये लोग जो भैया सोम भैया, अंजनी भैया, और अपने राजन जी महाराज है ना, अर्चना दीदी, ये ऐसे 7-8 लोग जो हैं, रंजीत नहीं, और एक और वो कौन है, वो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है, संकेत भैया भी थे उसमें। ये सब लोग जो है उस शिविर में आए थे। पर जब ये आए तो दूसरे दिन जो है, तो हमारी पत्नी है, हम लोग बगल के कमरा था, तो उन्होंने
इन लोगों की बातों में उन लोगों ने ये कहा कि भाई, इन्होंने सुन के बताया कि ये लोग जाने को तैयार है क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो इन्होंने कुछ कहा हुआ कि भाई आप बैठिए, थोड़ा समय लगेगा करते कराते। फिर तीसरे दिन फिर हुआ कि नहीं, वो समझा भाई शाम को निकल जाएंगे। तो इन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने गणेश जी को बताया, गणेश जी को मैंने कहा कि कुछ अच्छे लोग दिख रहे हैं, बहुत युवा लोग हैं, इनका बहुत से काउंटर पर इन लोगों को कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है जो सत्या जी ऐसा बता रहे हैं, तो आप थोड़ा देखिए। तो फिर गणेश जी उनके साथ बैठे, शाम को बैठे। फिर बचे हुए जो 3-4 दिन थे, फिर गणेश जी उनके साथ बैठे। वो लोग अपने ही कक्ष में किए सबके सब। अच्छा। जो उनका जो फिर जो कुछ भी चला वहीं चला। और क्या ठीक है, बाद में फिर सत्या जी रहे नहीं उसके बाद। तो उज्जैन के बाद फिर मेरी पोस्टिंग जो है फिर जबलपुर हो गई। वो सीधे तो नहीं, विदिशा हुई, विदिशा के बाद जबलपुर हुई। इस बीच में 2-3 बार जाना आना जाना हुआ बाबा जी के पास। पर जब मैं जबलपुर में जब मैं था तो ऑलमोस्ट महीने में कम से कम एक बार बाबा जी के पास चले जाया करते थे, अच्छा। जो कि बहुत पास में था। हाँ। गाड़ी उठाई, कुंडम से निकले डिंडोरी और चले जाया करते थे। तो महीने में एक आध बार तो हम लोग बाबा जी के पास चले ही जाया करते थे। तो जहाँ तक संपर्क का मामला है, उसके बाद भी अलग अलग सम्मेलनों में होता ही रहा। तो इतनी तो एक कथा है। जब आपका, जैसे जबलपुर से आप बता रहे हैं कि महीने में एक बार जाना हो जाता था, और जबलपुर आप 2-3 साल तो रहे ही होंगे। 3 साल था। 3 साल रहे ही होंगे, और ऑफ एंड ऑन आपका ऐसे भी जाना रहा। तो क्या मुख्य बातें आपको बाबा जी की प्रभावित करी, या मतलब उनकी कही हुई बातों में से कौन सी बात ऐसी रही जिसने आपको छुआ? एक तो बाबा जी का देखिए 2-3 बातें हैं। मतलब एक व्यक्ति के रूप में बाबा जी को देखें तो मुझे लगता है कि हम सब लोग उनसे मतलब उनका स्नेह इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा वो केयर करते थे, खाना खाया कि नहीं खाया, कब खाया, मतलब वो स्नेह के बारे में हर कोई जानता ही है। मतलब आत्मीयता जो उनके मन में सब लोगों के लिए रही है ना, और कोई भी रहा, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मैं हूँ या कोई और है, कोई भी आ गया तो फिर उनके साथ ही खाना भी खाना है ना। फिर वो अकेले खाते नहीं थे, वो बैठना भी उनके साथ ही है, खाना भी उनके साथ ही है ना। और यदि सूचना दे रखी है कि आ रहे हैं तो कब से फिर वो लगाने लगते थे कि देखो वो आ गए कि नहीं आ गए, आ गए कि नहीं आ गए। मतलब हम यदि आ गए और किसी और की सूचना है कि उसको आना है तो पूछते रहते थे आ गए कि नहीं, देखो भाई कहाँ तक आ गए, कितना आ गए। तो वो बाबा जी का एक जो किसी भी व्यक्ति के साथ जो जुड़ाव था, उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। दूसरा जो दर्शन को लेकर के जो बात है, तो दर्शन को लेकर के मेरी अपनी समझ बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई। और बाबा जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, प्रश्नों को पूछते थे तो बाबा जी उत्तर देते थे। और मतलब आप यदि जैसे आप सो गए, अब सोते सोते मतलब हम बड़ा तो बात करें, बाबा जी बता रहे हैं, फिर सो गए। अब सुबह यदि जैसे आपकी नींद खुली, हाँ तो मैं कह रहा था, तो बाबा फिर शुरू करते थे वहीं से। आप ओढ़ के लेटे हुए हैं, है ना, बाबा जी बैठे हुए हैं, है ना, जैसे आपने थोड़ा आग करी, बाबा जी बैठे, हाँ तो हम क्या, हाँ तो फिर बाबा फिर अपना शुरू हो जाया करते थे बाबा। तो दर्शन, और बाबा मतलब बाबा तो फ्री स्टाइल रखते थे बात को जी। आपने जहां अपनी बात को पूछा तो बाबा फ्री स्टाइल रखते थे। कोई मतलब ऐसा तो है कि भाई सिस्टम से नेचुरली आप भी प्रश्न कोई सिस्टमेटिक तो पूछ नहीं रहे, सिस्टमेटिक तो शिविर में ही आता है। तो बाबा अपनी बात कहते थे, बातें बहुत सारी पकड़ में आती भी थी, पर बाबा का इस बात पर बहुत ज्यादा एक मतलब अध्ययन वाली बात पे जोर रहता ही था। उज्जैन क्या, एक बात मुझे ध्यान आ गई, उन्हें ये बात उज्जैन का किस्सा था, पूछा मैंने बाद में बाबा से। तो मैंने कहा बाबा आप इतना लोगों को इतना मतलब गुस्सा क्यों करते हैं? बाबा बोले मैं कब गुस्सा किया? तो मैंने कहा बाबा करते तो हो। फिर 2-3 मैंने एग्जाम्पल बताए, उनको याद दिलाए। जैसे मैं जब उज्जैन में पोस्टेड था तो एक सीओ जनपद था, तो उनको मैंने बाबा से मिलने के लिए बुलाया, 2 मिनट में उठ के भाग गया वो भाई वो। तो बाबा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दिया करते थे सीधे ही, उनको समझ में आता था कि भाई आदमी रुकने वाला है कि भगने वाला है जल्दी भग जाए। तो मैंने बताया, तो बोले मैं डांटता हूँ रे, क्रोध थोड़ी करता हूँ। मैं बाबा ये क्या बात है, इसमें क्या अंतर है? तो बाबा बोले कि देखो डांटने में सुधारने का भाव होता है और क्रोध करने में बदला लेने का भाव होता है। तेरे को सुधरना है कि नहीं सुधरना? मैंने कहा बाबा सुधरना है, सुधरना है बाबा, सुधरना है। बिल्कुल सुधरना है बाबा। तो उसके बाद जो है उनके मतलब वो डांटने या क्रोध करने से डर खत्म हो गया। बाबा जब डांट दे समझ जाए कि भाई अपना मामला गलत ट्रैक पे जाता है, प्रश्न जो है थोड़े ज्यादा गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वापिस हो जाता था। तो ये मामला मतलब
ठीक रहा। तो बाबा से इस दृष्टि से मतलब काफी। और फिर उसके बाद जबलपुर से मेरा ट्रांसफर हो गया, इधर भोपाल आ गया, फिर तो होशंगाबाद की जगह गया। तो फिर वो निमित्ता जो जबलपुर की थी वो तो नहीं रह पाई, पर हाँ सम्मेलन में जरूर, जैसे इंदौर वाले सम्मेलन बाबा जी जब आए 2012 में था शायद, पीवड़ाए में 11 में था वो। हाँ, तो बाबा जी घर पे रुके ही थे उस समय, हालांकि बाबा जी की थोड़ी स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, मतलब शायद पैर में चोट लगी थी या कोई रॉड पड़ी थी उस समय, क्या था। हाँ हाँ, तो पीवड़ाए वाला जो सम्मेलन था तो उसमें भी हुआ। फिर अमरकंटक में शायद 2012 या 14 में हुआ, फिर हुआ, मतलब जो सम्मेलन हुए। अमरकंटक 2013 में हुआ, 12 में अछोटी। हाँ, अछोटी में हुआ था, अछोटी में हुआ था। तो सम्मेलनों में जाना मतलब होता रहा फिर वो, और फिर थोड़ी कुछ व्यस्तता बढ़ भी गई, तो फिर उतना फ्रीक्वेंट नहीं रहा उतना। भोपाल में भी तो सम्मेलन हुआ होगा, आप उसमें भोपाल में सम्मेलन हुआ था ना, भोपाल में सम्मेलन हुआ था, सुनीता जी और सुरेंद्र जी जब थे ये लोग, और ये सम्मेलन यहीं पर अपना हिंदी भवन में हुआ था उस समय। ये कब की बात है, 2006 की होगी? नहीं, 4 की, 6 का तो कानपुर था। अच्छा, 4 की होगी, जो मैं विदिशा से शायद में आया था। 2004 की बात है। हाँ हाँ। पर हाँ, सम्मेलन का याद मुझे एक बात और याद आई कि बाबा जी उस समय इनके यहाँ रुके थे, सुरेंद्र जी के यहाँ, बल्कि हमारी फोटो भी मुझे याद है हमारी इन लोगों की बच्चों के साथ। तो बाबा जी से मैंने पूछा कि बाबा जी विद्या में, क्योंकि तब तक जो है हम कुछ पढ़ते पढ़ाते थे नहीं, अध्यात्म कुछ बिल्कुल समझ में नहीं थी, तो बाबा जी से फिर मैंने तो उसके बाद कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कि एक ही बात आई कि आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, ये भैया आम जो है वो है। तो फिर मुझे तो नई बात लगती थी, फिर जब मैंने थोड़ा देखना होना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें मुझे मिलने लग गई। तो बाबा जी से मैंने पूछा, कई लोग बैठे थे, तो मैंने बाबा जी इसमें विद्या में नया क्या है? बाबा बोले कुछ नया नहीं है बेटा। मैं कुछ नहीं बाबा, कुछ मतलब बोले बस खाली जीवन परमाणु है, वो एक नया है। तो मैंने कहा बाबा जीवन परमाणु क्या? बोले नहीं, कोई वेद का कोई श्लोक बोले, हमको तो नहीं आती समझ में। बोले देखो यहाँ पर जो है उसके इंगित किया है, पर शंकराचार्य जी ने उसका जो तर्जुमा जो किया उसका वो अलग कर दिया, उन्होंने तर्जुमा शब्द का उपयोग नहीं किया, बाबा जी ने उपयोग नहीं किया, मतलब मेरे उसमें आ रहा है। बोले शंकराचार्य जी ने जो चूंकि ऐसा कर मतलब कुछ अलग प्रकार से किया, इसलिए जो है हमने कई लोगों से बात किया, लोग मानते नहीं शंकराचार्य जी को, लोग ज्यादा मानते हैं, रट करके बात करते हैं। नहीं तो बेटा कुछ नया नहीं है, सब परंपरा से ही जो कुछ भी आया परंपरा से आया। ठीक है, अब हमारा तो परंपरा का भी अध्ययन बहुत नहीं था और मध्य दर्शन का भी बहुत अध्ययन नहीं था, तो वो बात तो खैर मुझे ध्यान में आई। बाकी आप बताइए। तो जो बाबा जी के साथ आपका एक कनेक्ट बन गया है ना, आपने बताया कि कुछ उनका स्वभाव की बात थी और कुछ जो उनकी मतलब ज्ञान की बात थी उस तरीके से, और कुछ चीजें जो इन दोनों को हाईलाइट करने वाली कोई घटना आपको ध्यान में हो, वो बताएं। उनके व्यवहार का पक्ष या उनके गणेश जी का विवाह का प्रसंग था, बहुत सारे प्रसंग हैं। हाँ, बताएं। एक प्रसंग बता सकते हैं। तो हम लोग रुके थे रायपुर स्टेशन के पास में, कहीं धर्मशाला में रुके थे, शायद ब्याह वहीं पर कार्यक्रम था। और ये था कि बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी संपन्न कराएंगे, विद्या की रीति से संपन्न कराएंगे। अब सब लोग बैठे हैं, इंतजार हो रहा है, भोजन वोजन हो गया, सब हो रहा है। मुझे तो साल तो मुझे याद नहीं, साल तो मुझे याद नहीं। ये शादी तो जुलाई 99 है। हम लोग शायद उज्जैन से गए थे। हम तो पर्चा देख के बता रहे हैं, बाकी मैं तो था नहीं जी। नहीं, क्योंकि मिसेज जलानी हमारे साथ गई थी। अच्छा, मिसेज उनका जैसे सबका फोन आया, भाई भी जाएंगी, मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, तो हम लोग साथ में गए थे। मुझे साल तो मुझे याद नहीं। 25 जुलाई 99। तो अब वो है, हाँ, तो बड़ी जो है फिर वो अब इंतजार हो रही है। फिर गणेश जी भी बोले कि भैया नहीं आ रहे बाबा जी, तो फिर जो है क्या करें? तो मेरे को बोला कि आप जाके फोन लगाओ। तो उस समय तो एसटीडी बूथ होते थे, तो मैंने जाके फोन लगाया, पास में स्टेशन के सामने एक था, कॉफी हाउस के सामने एक था, तो मैंने फोन लगाया मुझे को, बात करी वहां से। बाबा जी बोले बेटा बहुत मुश्किल है, एक मरीज है, कोई कैंसर का पेशेंट था, बड़ी खराब हालत में, बेटा इसमें छोड़ के नहीं आ सकते। तब हम तो बाबा जी से कुछ कह नहीं सकते, तो भाई लौट के आके बताया। फिर रण सिंह जी बोले सर मैं चलता हूँ है ना। तो फिर रण सिंह जी फिर आए, फिर फोन लगाया, तो बाबा जी बोला होगा, बोले बाबा जी कहाँ थे उस वक्त? अमरकंटक। तो रण सिंह जी बोले बाबा तुम तो ये इलाज ही करते रही हो, है ना, बहुत सारे अस्पताल खुले हैं, तुम भी एक अस्पताल ही खोल लो, और ये इतने सारे लोग जो बैठे हैं फिर वापस जा रहे हैं। बोला मैं भी वहीं पे खड़ा हुआ था। फिर बाबा जो है, तो बाबा बोले अच्छा रुको, अच्छा आते हैं हम।
फिर बाबा जी से निकल करके फिर 2-2.5-3 घंटा जितना भी लगा होगा समय आए, फिर वो शाम हो गई थी। आप थी तब? हमारे यहाँ से ही शादी हुई थी, मतलब हमारे यहाँ थी। हाँ हाँ, तो फिर वो फिर शाम वाम तक थोड़ा लेट वेट होकर के फिर वो मतलब बाबा जी का एक किस्सा वो याद आता है। रायपुर में था। हाँ, शादी रायपुर से ही थी। हाँ वो गई तो, और अंजलि भैया के यहाँ भी मतलब शायद पता नहीं कहाँ रुके थे, वो एक धर्मशाला थी कोई, धर्मशाला से, है ना? सत्यनारायण धर्मशाला से। हाँ हाँ हाँ, श्री वहाँ भैया मुझे के यहाँ से। अमरकंटक से 6 घंटे लगे होंगे कम से कम। जो भी टाइम लगा होगा मुझको तो याद नहीं, मेरे को तो घटना याद जी जी। है ना, कि जो हुआ मतलब जो हमारे सामने की है। दोपहर की शादी थी तो शाम तक आए होंगे। हाँ। देखिए, हमारी इस चर्चा का आशय तो उन घटनाओं पर ही बात करनी है मुख्य रूप से, कोई दर्शन पर बात करने का नहीं है। मैं उसका अभी मतलब क्या बताऊं, मतलब दर्शन पे बात करने की स्थिति में भी मैं नहीं हूँ। हमारा वो उद्देश्य भी नहीं है। हाँ। तो हम तो इस तरह की ही और घटनाएं आपसे सुनना चाहेंगे। अगर आप कुछ थोड़ा और ध्यान दे करके 2-4 याद करके और नहीं, सुनाएंगे ऐसी कोई तो बहुत विशिष्ट घटना तो ऐसी ध्यान में नहीं आती है। सामान्य बताइए, हाँ, विशिष्ट हाँ, की क्या हाँ, जरूरत है? मतलब बाबा जी का जो बेसिकली जो व्यवहार था, जो कार्य था, मतलब वो सबके ध्यान में है ही। पता है, ऐसा कोई बहुत एक आध जो मुझे तत्काल ध्यान में आ गई तो बता दिया, तो इस और फिर बता सकता हूँ बाद में। जैसे देखिए, बाबा जी व्यवहार में न्याय की बहुत बात किया करते थे, ठीक है, और न्याय में जीने को लेकर के बहुत जोर दिया करते थे कि कम से कम न्याय में जीना तो आदमी का हो ही। तो उनके व्यवहार में न्याय को आपने किस तरह से देखा? कभी किसी जगह पर वैसा अवसर अनुकूलता आपको मिला हो जहां आप उनके जीने में न्याय को पहचान पाए हो, देख पाए हो? देखिए, बाबा जी का जीना और बाबा जी के दर्शन से जो समझ, ये 2 बातें हैं। जी तो हम जब हमारा जो शिविर था वो मेघनगर में था, झाबुआ में, जी तो संबंध की बात हुई, है ना? तो गणेश जी ने कहा कि भाई जो संबंध और न्याय दोनों की बात हुई, उन्होंने कहा भाई विश्वास जो है वो सबसे बड़ा मूल्य है, यदि विश्वास नहीं है तो कोई भी संबंध जो है फिर वो फलित नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर ये कहा कि भाई हर व्यक्ति को जो है जांचना चाहिए, जांच करके करिए, मानना नहीं है सीधा, ठीक जांचना है। तो हम लोग क्या करते थे, दोपहर में आने के बाद हम लोग फिर मतलब गाड़ी लेकर के फिर हम आते थे वापस घर पे, फिर बच्चे स्कूल से आते थे, बच्चों को लेकर फिर वापस आते थे हम लोग दोपहर में लंच के लिए, फिर वापस रात में लौटते थे, शाम को लौटते थे। तो हमने कहा भाई जांचना है, तो हमने अपना जांचा। हमने कहा कि भाई अपना संबंध सबसे बढ़िया है, दोस्तों से बढ़िया है, और माता पिता से बढ़िया है, आसपास वालों से बढ़िया है, तो बढ़िया है। फिर याद है कि भाई जांचना भी है, बच्चों से बढ़िया है, तो जांचना है। तो कैसे जांचे? तो फिर हम लोग जब लौटते थे तो मैं मतलब जीप होती थी, तो गाड़ी ड्राइव करता था, ये बगल में बैठ जाती थी पत्नी, और बच्चे पीछे बैठे थे। हमारे ड्राइवर था पूनानाथ योगी, उसके साथ बैठ जाते थे। तो मैंने कहा कि मैंने ड्राइवर बोला, मैं कहा पूना तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ, और मैं पीछे बैठ गया। तो बच्चे बोले पापा हमारे साथ बैठे हुए? हाँ, तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते क्या? हाँ, बैठ गया। तो अब तो बच्चे बड़े हो गए, 33-35 साल के हो गए। तो मैंने कहा अच्छा भाई, हाँ भाई निशु कैसा चल रहा है? तो बोले अच्छा चल रहा है पापा। तुम्हारे दोस्त सब ठीक है? हाँ ठीक है। 1-2 किलोमीटर चल गए, फिर हमने बेटे से पूछा, और बेटा क्या चल रहा है? पापा अच्छा चल रहा है। तुम्हारे दोस्त सब ठीक है? ठीक है। और 4 किलोमीटर निकल गए। अब उसके बाद मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ नहीं था, यानी मुझे तो ना तो उनके दोस्तों के नाम पता थे किसी के, है ना, मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, है ना। और वो जो 18 किलोमीटर के रास्ते में वो जो अपना बढ़िया हंसते खेलते लड़ते झगड़ते जाया करते थे, वो भी चुप और हम भी चुप। तो फिर मुझको समझ में आया कि अपना विश्वास वाला मामला अपने बच्चों से ही नहीं बना है ना। और फिर पत्नी से तो पूछने की बात ही नहीं थी। फिर 2-3 साल बाद जो है उज्जैन में हम लोग जा रहे थे, मैं इनको स्कूटर पे लेके जा रहा था, तो मुझे जगह याद है। तो वहां पर एक रेड लाइट थी, तो मैंने फिर हिम्मत करके पूछा भाई, तब तक अपने व्यवहार को सुधारा मैंने। फिर मैंने जांचना शुरू किया, देखना शुरू किया भाई बारीकी से अपने आप को, कहाँ पर क्या करता हूँ। फिर मैंने इनसे ऐसी वो रेड लाइट थी, तो मैंने पूछा भाई भाई तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बोली नहीं है। बोला आपको है? हाँ भाई है। तो जो दर्शन से जो चीजें निकल के आई हैं वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है ना। मतलब वही जो सम्मान की भी बात है, या जो उस समय तक जितना, जैसे मैंने आपको एक उसका ही बता दिया, वीसीआर का बता दिया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, है ना। तब तक वो बहुत, ये मतलब मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी बात हुई कि बहुत समय रहते जो है वो बात पकड़ में आ गई, मतलब भगवान का ही बुरा होगा कि भाई वो मुलाकात हो गई और फिर दर्शन से जुड़ गए। फिर बाबा जी तो खैर प्रतिमूर्ति थे ही हर चीज की।
जैसे आपने तो शासन में भी इतने लंबे समय तक काम किया, अभी थोड़ी देर पहले हम प्रवीण भैया से बाकी लोग भी बात कर रहे थे कि शासन में काम करने में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। तो निश्चित रूप से आपको भी कठिनाइयां फेस करनी ही पड़ी होंगी। विद्या को भी अलग अलग तरह से आपने अलग अलग लेवल पर करने का प्रयास किया ही होगा। थोड़े उसके कुछ संस्मरण बताएंगे कि क्या चैलेंजेस आपके रहे या कैसे आपने उसको डील किया, या क्या संभावना आपको लगती है कि शासन में रहते हुए आदमी विद्या को क्या प्रयोग कर सकता है अपने जीने में। मेरे ख्याल से ये बात होगी 2000, मैं शायद, हाँ, मैं भोपाल आ गया था, डी भोपाल था मैं। तो यहाँ से मतलब जो शासन में, मतलब भाजपा का जब शासन है तो सारा काम विद्या भारती के लोग करते हैं, निर्णय लेने का काम, देखने का काम शिक्षा वाला उनके कहने पे चलता है जी। तो मनोज झलानी जी ने एक टीम को भेजा विद्या भारती के लोगों को, अछोटी। ये लोग गए वहां पर, मुझको तो पता नहीं था, बाद में मुझे फिर, जब कमिश्नर थे वो राज्य शिक्षा केंद्रीय कमिश्नर थे, वो शिक्षा विभाग में कमिश्नर झलानी जी, हाँ, अच्छा। मुझको तो बाद में पता चला। तो जब वहां गए तो वहां जाकर के जो है अछोटी में, जो मुझे उन लोगों ने बताया, हाँ। क्योंकि मेरा संघ से भी संपर्क था भी और है भी, नियमित है, तो उस दृष्टि से वो मेरा नहीं जानते थे कि मेरा भी मतलब विद्या के साथ मेरा किस प्रकार का अटैचमेंट है। तो वो एक दुर्घटना हुई बड़ी। वो दुर्घटना ये हुई कि वहां पर जो है बाबा जी के चित्र पर जो है वो माला वाला चढ़ाई गई, फिर वो पूजा वूजा उन लोगों से भी कराई, और फिर जो है वो भजन वजन हुए, है ना। तो उसके कारण वो सबके सब लोग जो है वो बहुत फिर खिलाफ हो गए। वहां तो नहीं बोले, क्योंकि बाबा तो उनके पास भी हैं, एक डॉक्टर हेगड़ेवार जी बाबा हैं, है ना, श्री गुरु जी बाबा जी हैं, बहुत सारे बाबा जी हैं। यदि उस समय मुझे लगता है कि बजाय बाबा जी के महिमा मंडन करने की, जब तक आप व्यक्ति को जानते नहीं है, 10 बार परख नहीं लेते, तब तक व्यक्ति को आप नहीं स्वीकारते ना। पर बात तो कहीं ना कहीं पकड़ में आती है, बात को आप अपने अनुभव के आईने से देखते हैं आप। उस कारण जो है वो आकर के उन लोगों ने जो रिपोर्टिंग की, वो रिपोर्टिंग जो है वो बहुत नेगेटिव थी वो। और उन लोगों का जो रिपोर्ट, मतलब चूंकि मेरे से ही बात हुई थी, मेरे को बताया उन लोगों ने, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था तो लगातार चलता ही था हमारा तो उनसे लोकल में। तो उन्होंने कहा साहब वो अपना एक नया धर्म प्रमोट कर रहे हैं, है ना, और उसमें इस प्रकार से ये हैं और ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो और वो उस समय जो एक बहुत अच्छी संभावना बनी थी, इसलिए बनी थी क्योंकि मनोज झलानी उस जगह पे बैठे हुए थे जहां ये सब काम जो अब हो रहा है, अब जो शुरू हुआ है 2 साल पहले, वो तब हो सकता था। तो मुझे लगता है कि जो वस्तु है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बाबा जी भी हर हमेशा इस बात को कहते थे, है ना। अभी भी हम लोग ये बात कर रही थे ना कि पैर दबाने से नहीं होगा, अध्ययन से होगा, है ना, समझ से होगा। मतलब मेरा भी जब परिचय हुआ विद्या से, तो वो मैंने बताया आपको कि मतलब पहली बार में तो कुछ बात हुई नहीं, ना तो मध्य दर्शन की बात हुई, ना जीवन विद्या की बात हुई, ना बाबा जी नागराज की बात हुई, मतलब वस्तु से ही परिचय हुआ, और वो कैसे कैसे सीधे हमसे जुड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम प्रारंभ में तो जरूर वस्तु पर जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि जब भी हम लेके चले तो जिसको मतलब आजकल ये कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में सेक्युलर कहते हैं ना, है ना, मतलब उससे कॉनोटेशंस अलग है, पर इट शुड बी सेक्युलर, और सेक्युलर है भी। मध्यस्थ दर्शन से ज्यादा सेक्युलर कुछ हो नहीं सकता, और बाबा जी से ज्यादा सेक्युलर तो मतलब आप समझ ही नहीं सकते। मतलब जितना जो जिस प्रकार का एक पूरे जीवन का फ्रेमवर्क मध्यस्थ दर्शन से निकल के आता है, उसका कोई पैरेलल मुझे आज तक दिखाई नहीं पड़ा। न प्रमाण के रूप में बाबा जी से कोई व्यक्ति दिखाई ऐसा पड़ा जो बाबा जी से दिखो, स्वयं प्रमाण के रूप में थे। परंतु मतलब व्यक्ति को आगे बढ़ाने के पहले व्यक्ति जो समझ है वो जानी चाहिए। समझ यदि टैली होती है, जो आदमी जितनी पीड़ा में होता है ना, उसको उतना जल्दी समझ में आता है विद्या। जो ठीक ठाक चल रहा है ना, शाम को टल्ला हो गया पी पा के, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, पर जो दिन भर जूझ रहा है उसके लिए दिक्कत है। वो उतनी जल्दी समझ में आता है, कहाँ कहाँ गलती कर रहा है उसको पकड़ में आता है, उसको संबंधों में कहाँ गैप है उसको पकड़ में आता है। मैं अपनी जिंदगी को अगर रिलेट करके देखता हूँ ना, तो ये बात तो समझ में आती है कि जो मैं भी पहले जब मतलब बाबा जी से मिला हूँ, वो 2005 की बात होगी सम्मेलन की। 2004 नवंबर में मुझे जीवन विद्या से परिचय हुआ,
मैंने पहला शिविर किया था 31 अक्टूबर से 7 नवंबर। मई में मैंने जो है 2005 में सारी किताबें पढ़ी। उस किताबों को पढ़ करके जो मुझे दर्शन की स्वीकृति बनी, उसने मेरे अंदर स्वीकृति पैदा की बाबा जी के प्रति, और उस स्वीकृति के आधार पर मैं आगे उनसे जुड़ पाया। तो एक वस्तु की हमको तर्कसंगत स्वीकृति बन पाई, उसमें एक संभावना दिख पाई, अपने से एक रिलेशनशिप दिख पाया, एक जुड़ाव दिख पाया, अपनी लाइफ में वो इंपॉर्टेंस दिख पाया, उसने हमको फिर प्रेरित किया उस व्यक्ति से जुड़ने की। उनके प्रति कृतज्ञता होती है, फिर समझ में आता है कि आया कहाँ से, फिर जांचने भी जाते हैं जिस व्यक्ति ने इतना से बताया है वो ऐसा जी रहा है कि नहीं जी रहा है। वो तो बिना जांचे होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा कहने लिखने वाले तो बहुत लोग हैं ना, उनके जीवन को देखने जाओ तो फिर सब एक तरफ रह जाता है वो, है ना। आप थोड़े मेच्योर हैं इसलिए वो बात कर रहे हैं। मैं उस समय 19 साल का बच्चा था, तो मेरे सोचने का ढंग तो ऐसा था, उस समय का बता रहा हूं मैं, कि भाई कहने वाला नहीं भी जी रहा हो तो कोई बात नहीं, बात ठीक है और हमारी जिंदगी के लिए उपयोगी लगता है तो मैं जीऊंगा। मेरा उस समय का ऐसा था। आज मैं भी शायद वैसा ना सोचूं, आज मैं भी पहले देखूंगा कि अब हो गया, हाँ, एक्सपोजर की बात होती है। अब तो मैं भी देखूंगा कि यार तू जी रहा है कि नहीं, पहले ये बता। बट उस समय नहीं था, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो भाई सभी जितने भी जो पंथ है उनमें कही गई, ऐसा थोड़ी कि नहीं कही गई अच्छी बातें, है ना, कही गई है। पर फिर व्यक्ति को देखने जाओ तो फिर समझ में आता है, उसके तो आचरण करने वालों को देखो, उनके और समझ में आता है। तो वो दिक्कतें तो है ही। तो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके आचरण से फिर केवल ऐसा थोड़ी कि बाबा जी को हर व्यक्ति देख पाएगा, अब तो दुर्भाग्यवश नहीं देख सकते, पर उनके साथ मध्यस्थ दर्शन का नाम लेकर के जो लोग जैसा जी रहे हैं उसको तो देखते हैं ना लोग। अब ये इंश्योर करना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बाबा जी के हाथ में तो नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कि भाई मैंने कोई बात कही है, मेरे नाम को लेकर के कोई व्यक्ति कुछ कहने जा रहा है, उसका आचरण भविष्य में क्या होने वाला है। यानी जैसे भगवान बुद्ध है, सबसे ज्यादा वो मूर्ति के वो विरोधी थे और सबसे ज्यादा विश्व में उन्हीं की मूर्तियां बनी। तो एक समस्या है, प्रैक्टिकल समस्या है। कुछ पूछना से भैया मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ेगा। इस प्रश्न पर हम लौट करके एक बार और आएंगे, हम्म। पर उसके पहले एक चीज और पूछना चाहेंगे कि बाबा जी सामान्य रूप से अपनी जिंदगी में देखेंगे ना, तो न्याय के साथ साथ वो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने पर बहुत जोर देते थे। बहुत बार समाधान समृद्धि इसकी बात करते थे। तो उनके जीने में आपने समाधान समृद्धि को किस तरह से देखा, या आपको किस रूप में उसकी प्रेरणा मिली, उसको भी थोड़ा हम समझना चाहेंगे। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मैं जब जुड़ा था जीवन विद्या से, तो कुछ लोग ऐसे हमको भी टकरा जाते थे जो हर बार ये बात कहने की हमको कोशिश करते थे कि कुछ भी करना लेकिन नौकरी में मत जाना। आप तो उस नौकरी में एक लंबे समय तक रहे हैं, भीगे डूबे घिरे रहे। दर्शन की भाषा में। तो समाधान समृद्धि को आपने उनकी जिंदगी में कैसे देखा और अपने लिए उससे क्या प्रेरणा पाई, उसको भी थोड़ा हम सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, नौकरी तो मैंने नहीं छोड़ी जी, ये तो मुझे पता ही है। क्योंकि इस लायक थे ही नहीं। नौकरी नहीं करते तो क्या करते, है ना, क्योंकि स्किल तो कोई था ही नहीं। तो वो जो बात बाबा जी ने कही वो बात तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने बाबा जी इस बात को पूछा भी था, तो बोले नहीं बेटा, तुम दूसरों के लिए प्रेरणा, दूसरों के लिए कार्य के अर्थ में, व्यवहार के अर्थ में प्रेरणा बन सकते हो, बाकी पूर्णता के अर्थ में तो तुम नहीं कर पाओगे नौकरी कर रहे हो तो। मैंने बताया बाबा कि अब आप ऐसा सब आप तो सार्वजनिक रूप से कह देते हैं, है ना, अब हम क्या करें। बोले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि तुम जो है प्रेरणा के स्रोत नहीं बन सकते जब नौकरी कर रहे हो तो। और ये बात ठीक भी है, इस दृष्टि से ठीक है कि जैसे मैंने आज तक कोई शिविर नहीं लिया। शिविर ना लेने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, मतलब प्रयास कर सकता था, ऐसा नहीं कर सकता था, प्रयास तो कर सकता था। एक बड़ा कारण ये है कि सरकारी नौकरी की बाध्यतावश बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया। बहुत सारे लोगों को शो कॉज नोटिस दिए, बहुत सारे लोगों को डाटा फटकारा। अब मैं कहीं खड़े होकर के प्रेम की बात करूं, वात्सल्य की बात करूं, तो कहेंगे अच्छा तो तुम ही हो ना, तो हो गया, जीवन विद्या समझ गए क्या जीवन विद्या है ना। इसलिए मैं इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं करता। मैं बैठता हूँ, सुन लेता हूँ जाकर के, जैसे आरएस में भी चलता है, बैठ के सुन लेता हूँ, है ना। कभी प्रयास में कभी ऐसा नहीं करता। तो नौकरी की जो बाध्यताएं हैं और नौकरी में जो अमानवीयताएं हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई आप किसी को सस्पेंड कर रहे हो या डांट रहे हो, कुछ कर रहे हो तो उसमें आपका ही पूरा दोष है
है ना। जो हमारे यहाँ 4-4.5 लाख टीचर हैं, उसमें से 2-4 हजार सस्पेंड होते हैं, बाकी लोग तो ठीक ही ठाक होते हैं। अब जो, और आपने किसी को सस्पेंड किया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नेता भी आएगा, एमएलए भी आएगा, पार्षद भी आएगा, सरपंच भी आएगा, है ना, उसके सब सारे जितने संबंधी हैं वो भी आएंगे, दुनिया भर के प्रभाव पड़ेंगे आपके ऊपर, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। परंतु ये जो शासकीय नौकरियां हैं उनमें ये है ही, इसमें व्यवस्था कैसे लाना है वो एक चैलेंज तो अपने पास है ही, क्योंकि जब तक नासमझ लोग हैं समाज में, तब तक जो है किसी न किसी प्रकार से आपको उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। समस्या तो है। तो अपने को तो बाबा जी ने रेट कर दिया था, जो तुमसे नहीं होगा बेटा, है ना, बता दिया था उन्होंने। बाकी समृद्धि वाला जो विषय है, तो गणेश जी को देख करके बाबा जी को लगता था कि हम भी कुछ समय तक जूता उता नहीं पहने 2-3 साल, है ना, बंडी और तो पहन नहीं सकते थे लुंगी, है ना, पर विदिशा में जब तक तो नहीं पहने। बाद में फिर क्या हुआ, बाबा जी जब इधर आ गए, शिफ्ट हो गए भैया वाले घर में, नए वाले घर में, तो मैंने देखा एसी लगा है। तो मैंने कहा यार ये तो यार, अच्छा वहां पर जब तक थे उसमें अपने पुराने वाले घर में, हाँ, तब तक तो भाई पता नहीं, मैं खैर भाई इसलिए, तो मैंने बाबा जी पूछा, मैंने कहा बाबा जी एसी लगा है? हाँ लगवाए। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी, अच्छा ठीक है, अच्छा हो गया बाबा जी, तो ऐसे ही बोला अच्छा हो गया बाबा जी। तो बाबा जी बोले बेटा ठसके से रहना, समृद्धिपूर्वक रहना, आवश्यकता को समझना, आवश्यकता के अनुसार अपने संसाधन को देखते हुए अपने स्तर से जुटा करके उसका से उपयोग करना। तो उसके बाद हमने भी जूते पहन लिए थे वापस जूते पहन लिए फिर मैंने, फिर कोट वोट भी पहनना चालू कर दिया था उसके बाद शासन में रहते हुए आपने चैलेंजेस तो बताए कि किस तरह के होते हैं, संभावनाएं क्या दिखती हैं आपको, जैसे कंट्रीब्यूशन क्या कर सकता है आदमी शासन में रहते हुए, वो भी थोड़ा बताइए ताकि ये भी तो दिखे कि कर क्या सकते हैं हम। देखिए किसी भी चीज को यदि बड़े पैमाने पे आपको करना है तो शासन से बेहतर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे मैं जहां जहां भी रहा, मतलब झाबुआ रहा, उज्जैन रहा, विदिशा रहा, जबलपुर रहा, होशंगाबाद रहा, जहां जहां भी रहा, जो जो पकड़ में आया, आप भी पकड़ में आए कुछ बार, है ना, जो जो जब पकड़ में आया, गणेश जी आए, कुमार जी आए, जो भी आए जब पकड़ में आए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इकट्ठा करके, है ना, फिर उनके साथ भाई बात रखवा दी, फिर कंटिन्यू हुआ नहीं हुआ, ये अलग बात है। पर अब जैसे शासन में एक बार बात आ गई, तो आज की डेट में करीब 400-450 स्कूल शायद हो गए ना, 400 स्कूलों में एक साथ बात जा रही है, और हम ही लोग कम पड़ जा रहे हैं जितने। अब ये आज की डेट में इस बात की सहमति हो गई कि मध्य प्रदेश के सारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो लगभग 10,000 है, 10,000 स्कूलों के जितने टीचर्स हैं उन सबको प्रशिक्षित कर दिया जाए, इस बात की सहमति रिटर्न में हो गई। आप एवरेज यदि 10 एक स्कूल में 10 भी मान लें टीचर, तो 10 इंटू 10,000, 1 लाख लोगों के लिए सहमति हो गई है कि आप कर दीजिए प्रशिक्षण। वो 1 लाख लोगों का प्रशिक्षण यदि हो जाता है, उसमें से मान लीजिए 5,000 भी अच्छे निकल के आ जाते हैं, वो 5,000 30-35 साल नौकरी करने वाले हैं, है ना, उनके साथ जो बच्चे निकलने वाले हैं या उनके साथ जो पूरा समाज जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी संभावना है। तो शासन के साथ जो संभावना है वो परिमित है, वो उसी को इंडिविजुअल लेवल पर आप जो भी एफर्ट करेंगे वो हमेशा ही सीमित होगा। शासन स्तर पे जो भी कर पाएंगे आप, वो हमेशा बहुत बड़ा होगा। जैसे आज की डेट में हमारे पास ये संभावनाएं हैं, हम कर सकते हैं, अब कितना कर पाते हैं वो एक अलग बात है। और शासन में जो भी व्यक्ति आता है तो वो कुछ फॉल्स नोशन से लेकर के आता है ना, मतलब इंटरव्यू में जरूर लोग ऐसा बताते हैं कि भाई हम सेवा करना चाहते हैं देश की, जितनी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज जो है वो शासन में उपलब्ध है उतनी कहीं और उपलब्ध नहीं है, वेरियस रोल्स मिलते हैं, ये सब बातें मतलब लिखी रहती हैं किताबों में, ऐसा बता देता है आदमी। परंतु कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक रूप से तो ये रहता है कि भाई गाड़ी मिल जाएगी, टेलीफोन, अब तो टेलीफोन की बात नहीं रही, टेलीफोन मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, है ना, बंगला मिल जाएगा, होता है सब बात। तो अपने दम पर खड़े करने वाला व्यक्ति अलग प्रकार का होता है। तो या तो मजबूरी में खड़ा होता है, कुछ नहीं मिला तो क्या करें, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। भैया सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो 4-5 लाख लोग देते ही हैं, 500-700 होते हैं, बाकी सब नहीं होते। तो कुछ नहीं मिला है तो भाई वो कुछ करते ही हैं कुछ ना कुछ।
या कुछ लोग जो है वो अपने दम पे खड़े होते हैं। भाई आज की डेट में अंबानी को देखें, पुराने बिरला को देखें, टाटा को देखें, है ना, इन्फोसिस सबको देखें, तो वो लोग तो वही हैं। आज इतने लाखों आज वो जो खड़े हो रहे हैं अपने जो इंडस्ट्रीज क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, तो वो सब उन्हीं लोगों से हो रहे हैं। नौकरियां छोटे छोटे लोग आ रहे हैं। तो हर प्रकार की बात है। शासन में जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाए तो उससे बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। प्रशासन का मतलब ये है कि शासन का साथ शासन प्रशासन दो बातें हैं। जी यानी जो विधायिका से चुन करके जो लोग आए हुए हैं, जिनको जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, वो लोग, और प्रशासन में जो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उन दोनों का ठीक होना जरूरी है। चूंकि आप शासन और प्रशासन को इतने नजदीकी से देखते रहे हैं, हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों जगह आप कह रहे हैं ना कि बदलाव होने से संभावनाएं असीम खुलती हैं, कैसे उस बदलाव को किया जाए, उसका इनिशिएशन कहाँ से आपको समझ में आता है कि ये दोनों जगह अगर कुछ बदलाव करना हो, शासन में भी और प्रशासन में भी, तो क्या तरीके आपको समझ में आते हैं, क्योंकि आप उस सिस्टम को बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं? बहुत साल पहले ना, मेरे ख्याल से 90 पता नहीं, याद तो नहीं मुझे, नहीं लेट 80s की बात होगी, लेट 80s की बात होगी। मैं तब गवर्नमेंट इंडिया में था। मैं एक बार मिनिस्ट्री से लौट रहा था, तो दिल्ली में एक वो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जी है। तो वहां पर विद्वान लोग तथाकथित जो है पर भाषण किया करते हैं। हम भी लौटते टाइम में होता तो सुन लिया करते थे। तो ये इंद्र कुमार गुजराल जो है तब लौटे थे कहीं से, शायद हाई कमिश्नर थे कहीं पर, पाकिस्तान के थे कि रूस के थे, मुझे ध्यान नहीं। उनका एक भाषण था, तो हम चले गए सुनने के लिए। तो उन्होंने एक बात जो कही मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जहां भेड़े अपने मन पसंदीदा कसाईयों को चुनती हैं। और कुछ साल बाद फिर पीएम खुद ही हो गए थे, पीएम हो गए थे वो। तो और राजनीति की जो स्थिति बन गई है वो तो बहुत ही खराब है। मतलब मुझे किसी एक मंत्री से मुझे चर्चा याद है, तो उसने बताया था कि साहब मंत्री रहते हुए 5-6 विधानसभा से लेकर के 20-25 विधानसभा तक का खर्चा पूरा चुनाव का उनको उठाना पड़ता है। अच्छा। यानी आप एक्साइज में हैं, आप ट्रांसपोर्ट में हैं, तो 20-25 विधानसभा का जितना खर्चा होगा, फिर आपको दिल्ली भी भेजना है ना। और कोई छोटा मंत्री है तो उसको हिसाब से मतलब मिनिमम 5-6 का खर्चा आपको उठाना है। कहाँ से आप खर्चा उठाएंगे? तो वो रहता ही तय ही रहता है, भ्रष्टाचार से ही करेंगे। तो ये तो समस्या है, परंतु कहीं ना कहीं क्या है कि कैसे करना है वाली बात जो है, तो उसके लिए क्रिटिकल मास होना चाहिए, है ना। वो जब तक क्रिटिकल मास वो प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक वो परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, परंतु जब तक वो उतने लोग नहीं तैयार हो जाते हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तब तक वो दूर है। पर ये जरूरी है कि हाँ, ठीक होने की चाहत तो हर एक में, और हर कोई जो है अपने गलत होने की जिम्मेदारी बाकी सब पे डालता है, अपने को छोड़ करके। अपने को छोड़ करके। आप बताइए, कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ठीक है। मैं इससे हट के एक सवाल पूछना चाह रहा था कि बाबा जी का एक परिचय वैद्य के रूप में भी रहा है, बहुत सारे इलाज को वो किया करते थे। आपका कोई एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है साथ जुड़े लोगों का। मेरे को जब मैं भोपाल आया तो मेरे को मतलब मैं ऑलमोस्ट एस्थमेटिक हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं, सब जगह जगह रहते हैं, सब आईएएस भी रहते हैं, तो उनको ये शौक है कि वो जहाँ पर रहे, मंडला में रहे, तो मंडला के कौन सा अच्छा पेड़, झाबुआ पर, तो यहाँ पर ब्लास्ट कर करके, ये सब चट्टाने हैं, आप बाहर जाएंगे तो आपको इतना वेजिटेशन नहीं मिलेगा, तो ब्लास्ट कर करके सब जो है वो लगा दिए उन्होंने सब पेड़, और पानी डाल के, खाद डाल के, एनपीके यूरिया डाल के चला भी दिए। तो अब फिर गुस्साते हैं फिर सब पेड़ कहाँ ले आए, हमको थूकते हैं सब। तो मेरे को उस समय जो है आने के बाद काफी तेज मेरे को जो है ना ऑलमोस्ट एस्थमेटिक टाइप का हो गया मैं, और बहुत मतलब सीटी बजाना भी मुश्किल हो गया, जोर से जहां बुला तो मतलब फिर खांसना, फिर एकदम से आवाज निकलती थी। तो मेरी बार अमरकंटक गया था मैं, तो हम लोग ऊपर पुराने वाले घर पे मतलब नए वाले घर पे जा रहे थे, पुराने घर से नए वाले घर पे जा रहे थे, थोड़ी चढ़ाई है वहां पर, बल्कि कोई वो ट्राइबल हॉस्टल में शायद कोई शिविर चल रहा था। अच्छा। तो वहां जा रहे थे, तो मैं एकदम से हाफ गया मैं, तो साधन भैया बोला क्या हो गया भैया,
तो मैंने बताया भैया कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है, तो बाबा जी दिखाइए सुबह। तो फिर सुबह सुबह जो है फिर बाबा जी ने 5-6 बजे कुछ देखा, बाबा जी ने फिर दवाई वाई दी। और मेरे को तो पहले बहुत हुआ नहीं, क्योंकि मैंने एलोपैथी दवाई में बहुत काम किया है, विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे, पहले तो नहीं हुआ मेरे को ज़्यादा, है ना, लिया हुआ नहीं। फिर एक दिन फिर ये नाराज हुई हमारी धर्मपत्नी, फिर मैं लेना शुरू किया और वो फिर चला गया, फिर उसके बाद ठीक हो गया, तब का आज तक नहीं हुआ। अच्छा। फिर सुबह भीड़ तो देखते ही थे, अम्बा जी भी देखती थी, बाबा जी देखते थे, उनका तो कभी नहीं पूछा मैंने कि भाई आपको क्या लाभ हुआ, मेरा अपना प्रत्यक्ष लाभ तो हुआ। अच्छा, बढ़िया। दो बात हम और अभी अपनी तरफ से पूछना चाहेंगे, फिर हम अशोक भैया से और पूछेंगे। एक तो जैसा कि थोड़े समय पहले आप बाबा जी की जैन दर्शन के किसी विद्वान के संदर्भ में बात कह रहे थे। इनफैक्ट जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो परमाणु के संदर्भ में बहुत विस्तार से बात करता है, तो उसमें काफी डिटेल है, इसलिए आप जब कह रहे हो परमाणु अणु को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि क्यों वो कर रहे थे उस पर। आपका चूंकि संघ से भी परिचय रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शनों को किसी एक लेवल पर आप सुनने का, या जो सनातन परंपरा है उससे एक्सपोजर होगा आपका एक लेवल का, तो दूसरे दर्शनों की तुलना में मध्यस्थ दर्शन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरा अध्ययन नहीं है। अच्छा। मेरा अध्ययन नहीं है, पर हाँ मुझे एक बात ये जरूर लगती है कि ऑफ लेट मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का कुछ बहुत प्रयास हुआ है ये बताने का कि मध्यस्थ दर्शन जो है कोई चीज आउट ऑफ ब्लू है। बाबा जी ने चूंकि मेरे से खुद ही कहा है ना, हमारी पत्नी भी थी और लोग भी थे कि भाई इसमें कुछ भी नया नहीं है, और कुछ लोगों का बहुत इस बात पर आग्रह हुआ, यूनिक बताने की कोशिश करते हैं, लगता है उसने उसके प्रसार पर बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये बताने के चक्कर में कि साहब ये हम बहुत यूनिक है, हमने कुछ अलग ही खोज लिया। और मुझे याद है कि बाबा जी भी बाद में थोड़ा सा, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाबा जी को भी कुछ मतलब बार बार लोग कहने लग गए, तो शायद पता नहीं बाबा जी ने भी कहा है ना, पर मुझे बहुत ध्यान भी नहीं है। परंतु ये जो प्रोजेक्ट करना ऐसा, क्योंकि भारत की जो परंपरा है ना वो नेति की परंपरा है, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, है ना, लगातार जांचते परखते रहने की भारत की परंपरा है, और हजारों साल की परंपरा है। तो हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि हम दूसरे को नकारें, ये जो सिमेटिक रिलीजन्स है ना वहां पर है ये, यानी जो क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, इन तीन में ये है नकारने का। सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है कि हम दूसरे किसी को नकारें। बाबा जी को भी मैंने किसी को नकारते नहीं सुना, बाबा जी जब भी बात करते थे पॉजिटिव करते थे, बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यही सही है। मतलब मेरी दृष्टि में, मतलब जब विकल्प की बात आती थी, बाबा कहते हैं भैया इसको भी देखो, समझो ये विकल्प है, आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं उसके लिए ये विकल्प है। बाबा तो विकल्प के रूप में बात करते थे, बाबा ऐसा निश्चित नहीं करते थे कि यही एक रास्ता है, कभी नहीं कहते बाबा जी ने। और बाबा जी ने जब खुद अपनी जर्नी बताई, पतंजलि योग उसके सूत्र के हिसाब से उन्हें बताई, उन्होंने जब उन्होंने उसको उलट करके किया, सब किया, तो आया तो परंपरा से बाबा जी के पास भी ना। बाबा जी ने अपने मुख से, मैंने नहीं सुना कभी उनको ऐसा कहते हैं। बाद में बहुत सारे लोग ऐसा कहते रहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, उससे नुकसान बहुत होता है, क्योंकि सामने वाला कुछ चीज समझ करके पढ़ के बैठा हुआ है। जो जिस स्थिति में मैं मध्यस्थ दर्शन से इंट्रोड्यूस हुआ, उस स्थिति में मुझे दर्शन नाम की किसी चीज का कोई ध्यान नहीं था, इसलिए वो पहले मेरे सामने आया, मेरे को स्वीकार हो गया। पर जो कोई बहुत अध्ययन किए हुए बैठा हुआ है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है स्वीकार करना। यूएचवी में जरूर, अभी जैसे परसों TTI में एक कैंप चल रहा था, कुमार संभव भैया ले रहे थे, तो एक कोई लेडी थी, वो भैया ने कहा, सिंपल सी बात कही कि भाई शून्य है, शून्य में इकाइयां हैं, है ना, जड़ इकाइयां हैं और चेतन इकाइयां हैं, सिंपल सी बात कही। पर वो उलझ गई प्रकृति और पुरुष को लेकर के, है ना, वो तो भैया तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, भाई 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 जड़, भाई शून्य है, अस्तित्व है, दो प्रकार की इकाइयां हैं भाई। पर वो अब चूंकि उसने बहुत पढ़ रखा है, उसमें सांख्य का शायद मामला था, भैया ने कहा, मुझको तो नहीं पता है, भैया ने कहा कि भैया सांख्य का, ये तो थे ना, भैया थे वहीं पर, है ना, कि सांख्य में है पर ऐसा नहीं है, पर वो उलझी हुई है उसी में वो, है ना। तो उस दृष्टि से अब, पर भैया ने ये नहीं कहा कि भाई यही सही है, भैया ने ये कहा भाई ठीक है देख लीजिए, इतना ही मामला है, फिर ठीक है भाई। जब आप ये कह देते हो कि भाई देख लीजिए,
है ना भाई, हमारा कोई अपनी तरफ से आग्रह नहीं है तो दिक्कत नहीं होती। पर आप जब यहां से शुरू करते हो कि ये कोई चीज यूनिक आ गई है भाई, ये मतलब किसी सातवें मतलब मंडल से आ गई है, फिर दिक्कत हो जाती है। सामने वाला फिर अपने पढ़े लिखों को लेकर खड़ा हो जाता है, उस अप्रोच ने नुकसान पहुंचाया है। आज अशोक भैया सुबह ये बात कह रहे थे कि हम किसी को कहते हैं कि वो गलत है तो उसके साथ रिजेक्शन का सेंस जाता है, ठीक है? पूरा नहीं पड़ रहा किसी के जीने में, इस जगह से अगर देखेंगे तो ये बात दिखती है कि बहुत सारा कुछ हम किए भी हैं, किसी जगह पर अपना कुछ कमी भी हो रहा है तो उसको लग करके पूरा करने पर बात हो सकती है या नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने के ऊपर चर्चा हो सकती है। बढ़िया। नहीं, अब एक बार बाबा जी से ऐसी बात हो रही थी, कोई आया था कोई व्यक्ति, तो वो कुछ अपना काफी देर तक कुछ कहे जा रहे थे, बाबा भी अपना कुछ बताए जा रहे थे लगातार खूब देर हो गई, ऐसे बहुत सारे किस्से। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा जब वो चले गए तो बाबा इनको तो नहीं डांटे तो बोले वो अपना सुनाने के लिए आया था मेरे को, मुझे क्या कहना है इसके लिए नहीं आया था, वो क्या जानता है बताने के लिए आया था। तो मैंने कहा हाँ बाबा, फिर भी आपने काफी मतलब सुन लिया। तो फिर बाबा ने बोला कि अच्छा, एक नासमझ है और दूसरा समझदार है, तो जिम्मेदार कौन है? तो मैंने कहा बाबा समझदार ही जिम्मेदार है। तो बोले तो मैं तो समझदार हूं ना मैं तो समझदार हूं ना सही बात है ना। अब आपको दिख रहा है कि कोई आदमी समस्या में घिरा हुआ है ना, परेशान है कहीं पर, भाई कमजोर, किसी क्षेत्र में कमजोर है, तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे या आप उसके प्रति आप वेमनेस रखेंगे, या आपकी समझदारी या नासमझी पर डिपेंड करता है। ठीक बात। तो आपके हिसाब से मध्यस्थ दर्शन का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश इस रूप में मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानता से किस बात पर मध्यस्थ दर्शन जोर दे रहा? देखिए, दर्शन की मेरे को पूरी समझ नहीं है, जितनी है उसके हिसाब से बताइए। इतना है कि उसको मतलब मैं अपने जीवन में उसको अपने आप को ठीक कर पाया, है ना, परिवार को ठीक कर पाया। बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर अच्छा जी रहे, क्योंकि उन्होंने उस उम्र में कर लिया, जब बहुत छोटे थे। फिर उन्हें ट्रिप, जब ये एक बार जब पहली बार जब शिविर यहाँ पे हुआ था अपने IIIT हैदराबाद में, तब भी ये लोग वहीं पर थे, हम लोग भी वहीं पर थे, तो लाभ बहुत बहुत मिला है। मध्यस्थ दर्शन यदि उतनी बात करेंगे ठीक है, अब किसी और दर्शन के मुकाबले ना तो मुझे वही कोई और दर्शन मैंने पढ़ा ना इसी को मैंने ठीक पढ़ा, मुझसे मेरे को वाले इन्होंने बहुत अध्ययन किया है गंगराड़ी जी ने जबरदस्त अध्ययन किया है। कल मैं उनका ग्रुप देख रहा था, कम से कम 25-30 ग्रुप है जो उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं भाई। मैं अपने ग्रुप के नाम नहीं जानता था। आपके ही सारी की सारी जो है उन्होंने पूरी भगवत गीता वाली भी पूरी मैंने इन्हीं से लेके सुनी है ना। वो उनका बहुत जबरदस्त अध्ययन है, मतलब मेरे पास पुस्तकें हैं, पढ़िए लेते हैं है ना। भगवत गीता वाली कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है आपने? हाँ, मैंने कुछ सुनी है। अच्छा, ये मत आगे मत पूछिएगा कुछ इतना तक ठीक है, इतना ही पूछना था। तो जो मैं एक चीज पूछ रहा हाँ। था भैया, ये बात नहीं कि मध्यस्थ दर्शन के बारे में आपको कमेंट करना है, पर आपने इसको अपना लिया है जीवन विद्या के नाम से, ये UHV के नाम से, ये जो विचार है इसको अपनाया है, तो जो अपनाने के पीछे कारण जो रहा है उसको क्या आपको मैसेज लगता है? मूल मुद्दा वो देखिए सरल सी बातें हैं, जैसे हमने सुविधा को सम्मान समझ रखा था, वो समझ में आ गई कि उससे नहीं होता है ना। अब मतलब ये श्रद्धा बैठी है इसलिए नहीं बताना चाहिए, परंतु बैठी है तो ठीक है। जैसे अभी नहीं तो बैठे रहो, कोई बात नहीं, अब मेरा रिटायर ही हो गया जैसे अभी एक मंत्री है यहाँ पर, राजस्व मंत्री है, उनका विशेष सहायक एक गुप्ता, तो अभी ये हम लोग उस दिन, आप थे, कौन था मेरे साथ, जब मैडम से मिलने गए थे, शिल्पा गुप्ता से मिलने गए थे ना हम लोग, गणेश जी के साथ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वही वो था ना, हाँ गुप्ता, हाँ वो साथ था। तो वो उसके बाद उसने मेरे को ये फोन किया, उन्होंने कहा कि सर मुझे आपसे मिलना है। तो मैं कहा मिल तो रही यार, मिल लो कभी। तो बोला नहीं, मैं घर आके मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो सर पूछे कि सर कब आ जाओ? मैंने कभी आ जाओ, रिटायर्ड आदमी है, फुर्सत बैठे हैं। तो आया, खैर बातचीत हुई। मुझे कहा सर कि मैं बताऊँ मेरे आपको मिलने का क्यों मुझे मन किया, क्यों मैं तक कर रहा हूँ? कहा बताओ। तो उसने कहा कि सर वहाँ जितने लोग मिले सब आपके पैर छू रहे थे। मैंने कहा यार हमारे विभाग में कॉमन सी बात है, उनको लगता है कि यार ये पैर छू लो तो काम हो जाएगा। मैंने कहा अब कोई मतलब नहीं है, वैसे तो मैं किसी काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। बोला नहीं सर, जो जिनको काम निकालना होता है वो घुटने तक पैर छूते हैं, लोग आपके यहाँ तक पैर छू रहे थे
उसके भी बहुत छूते होंगे। ऑब्जर्वेशन तो शार्प है। हाँ, लोग यहाँ तक छूते हैं, आपको यहाँ तक अपन भी कहाँ ध्यान देते हैं, देखो पैर छुए जब धक्का देते हैं, काय को यार धक्का ही देते है ना। और ऐसे ही एक और किस्सा हुआ कि एक संघ के हमारे बहुत काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो कोई विद्या भारती के गए होंगे कुछ काम हम लेकर के, वो काम हो नहीं सकता था, गलत था, तो बताया ये नहीं हो सकता है, कुछ जाकर के उन्होंने बताया सब गड़बड़ है। मतलब कोई आप किसी कोई काम ना करो तो पहला बात होती है भ्रष्ट है साहब, पहली चीज इल्जाम लगता है कि सब पैसे नहीं दिए इसलिए नहीं हुआ, बाकी का हो जाता है। तो खैर तो उनका कुछ बना हुआ होगा। तो एक दिन उनकी पत्नी का एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है काफी, उसमें कुछ झंझट आ गया, मतलब यहाँ का नहीं है, उनका इंदौर का स्कूल है, मतलब उनकी इंदौर स्कूल के ब्रांच है, वहां पर था। तो उसको कोई दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ। तो वो जो सेक्शन था वो कहीं एक हमारी बिल्डिंग का एक और वो है, दूसरी बिल्डिंग है, लगी हुई बिल्डिंग है, तो उसके 3rd फ्लोर पर है। तो खैर मेरे को ध्यान नहीं गया, मतलब बहुत नॉर्मल सा ही है, मतलब कि मैं जा रहा था, बहुत सारे लोग पैर छू रहे थे, कुछ ध्यान नहीं गया, अपन दूर 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 करते रहे सबको। तो खैर वो उनके पति ने फिर मुझे 1-2 साल बाद बोला कि धीरेन्द्र जी आपके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां मेरे को भी थी। तो मैंने कहा भाई साहब वो उससे पड़ता भाई साहब रहती है, सरकार में आदमी रहता है तो काम नहीं कर पाता, जो हो जाता है वो भूल जाता है। आप 50 काम आदमी के कर दो तो आप ठीक हो, कर दिया आपने, 51वां आपने नहीं किया तो आपसे खराब आदमी कोई नहीं है। बोले नहीं ये नहीं, बोले मुझे इन्होंने बताया कि ये आपके साथ जा रही थी और कम से कम 25 लोगों ने आपके पैर छुए। तो मैंने फिर ये भाई साहब वो ऐसे ही छूते हैं, उनको लगता है काम निकल जाएगा। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। बोले हम भी सरकार में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। इसका कारण जो है वो मध्यस्थ दर्शन है या विद्या है, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आई कि संबंध महत्वपूर्ण है ना। मतलब जहां पर हम बैठे हुए थे जिस स्थान पर, तो हमारे लोगों के स्थान पर बैठा हुआ कोई भी आदमी सेक्शन में नहीं जाता है ना। पर मेरे को एक बात समझ में आई, मैं जब तक मतलब वहां पे रहा तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन में सारे सेक्शन से घूमता था, 1 घंटे 2 घंटे घूमता था, और जितने हमारे क्लरिकल स्टाफ बैठा हुआ हर एक से पूछता था और भाई क्या चल रहा है। ऑलमोस्ट सबके जो है मतलब बच्चों के बारे में या कोई प्रॉब्लम है या लोग खड़े जाते थे, वो एक बड़ा मतलब मुझे इसके कारण ही हुआ, या वो लोग कैसे बैठे हुए हैं, उनके लिए गोदरेज की सारी व्यवस्था, गोदरेज की चेयर, गोदरेज टेबल, नहीं तो सब अधिकारी लोग अपना ही सब ठीक ठाक करते रहते हैं। उसका जो कारण है, मतलब वो जो कुछ हो पाया उसका एकमात्र कारण जो है जीवन विद्या ही है, और कोई कारण नहीं है। वो मैं बहुत रेगुलरली देखता हूँ, मैं अभी भी लोग मेरे से मिलने आते हैं, नहीं तो रिटायरमेंट को मिलने आता है, कोई बाहर से आता है तो भी मिलने आता है। परसों जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर में आके 1 घंटा बैठ के गए। तो मतलब वो जो समझ बनी कि लोगों का ध्यान रखना, वो उससे करने हुआ। बल्कि इससे मुझे एक प्रश्न साथ में ध्यान में आ गया, तो मैं पूछ लेता हूँ। बहुत बार जो लोग जीवन विद्या के शिविर किए हुए लोग मिलते हैं ना, उनका बार बार ये कहना होता है कि हम बहुत कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिवार में स्वीकृति नहीं बन रही, और परिवार वाले लोग समझते नहीं है। ठीक है, पुराने लोगों को ही मैं देखता हूँ जो 70-80 के दशक से जुड़े हुए हैं, से लेकर के आज तक के बहुत सारे लोगों का एक बड़ा कंप्लेन होता है कि परिवार वाले सुनते नहीं। आप जो बता रहे हैं सिचुएशन, उसमें ऐसा लगता है कि आप परिवार में मतलब स्वीकृति को पा पाए दर्शन के संदर्भ में भी। क्या बात आपको लगती है जो आपने ध्यान रखी, जिसके कारण ये इतनी आसानी से आपके बच्चे पत्नी संपर्कों में भी, मित्रों में भी जा पाया, जो लोगों को कठिनाई होती है? देखिए, एक तो बात यह है कि मैं जनरल परिप्रेक्ष्य में बात कह रहा हूँ जी, कि अब जैसे कुमार जी को हमने बहुत बचपन में देख लिया उनको, मतलब जब वो बिल्कुल पढ़ के निकले थे, है ना, शायद 1999 या 2000 की बात होगी। एक ये जो संदीप पांडे थे ना जी, वो एक शिविर गणेश जी चला रहे थे वहाँ लखनऊ स्टेशन के पीछे धर्मशाला में, तभी मैक्सेसे फैक्सेसे अवार्ड मिला था उनको। तब कुमार जी पढ़ के निकले थे, टेल्को में शायद काम करते थे, हाँ, है ना। हाँ। तो साइकिल लेकर के जो है वो हम लोगों को ट्रेन से आना बांधा, तब हम लोग भी काम देखने निकले थे, जैसे अब आप दर्शन देने निकले ना, अब हम भी देखने निकले थे कहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। तो बहुत जबरदस्त ठंड थी, दिसंबर जनवरी रहा होगा, है ना। तो कम से कम 4-6 बार बेचारे साइकिल से जहां से भी आते होंगे आकर के, अभी टाइम है, अभी आप लोग बैठे रहिए, स्टेशन के पास में थे। जैसे इनको देखा, अभिषेक जी को देखा, बहुत सारे लोग हैं ना, आप भी हैं। तो हम लोग ऐसा मानते हैं, हम लोग जब बात करते हैं कि भाई ये पूर्व जन्म की यात्रा जो है, में इनकी समझ वाला जो काम है वो काफी कुछ पूर्ण हो गया, है ना, ये समझदार बनाने की स्थिति में आ गए। तो मैं यदि अपने पर्सनल देखो, मेरा और मेरी पत्नी देखो, तो मेरी पत्नी मेरे मुकाबले बहुत समझदार है और बहुत जिम्मेदार है।
मेरे मुकाबले। ये बात आपको समझ में आ गई, ये महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर पतियों को ये बात समझ में नहीं आती है। हमारी गलती है कि आप भी समझदार नहीं, वो मतलब मेरे से कहीं ज्यादा जिम्मेदार, कहीं ज्यादा समझदार है ना। अदरवाइज मेरा जीवन मतलब जो है ना, मतलब वैसे भी आम भी मेरा बहुत अव्यवस्थित रहता है। तो उस दृष्टि से उनकी यात्रा जो है शायद थोड़ा पहले से ठीक चल रही होगी। अपने को मतलब अपने को यदि नहीं मिला होता, मतलब ये भाई ये चांस मुलाकात नहीं हुई होती। वो भी क्या हुआ कि गणेश जी आए हुए थे इससे अपने राधेश्याम जुलानी से मिलने। राधेश्याम जुलानी कहीं गए हुए थे, उन्होंने कहा 2 दिन रुक जाओ। तो फिर उनका टाइम था तो वो चले गए। उन्होंने कहा चलो झाबुआ मनोज हिरानी, उनसे मिलने चले जाते हैं। मनोज हिरानी को दिलीप सिंह भूरिया ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ यार। तो हमको तो भाग्यवश हो गया, है ना, भाग्यवश हो गया। नहीं तो जो है तो गड़बड़ सड़बड़ थे, गड़बड़ सड़बड़ करते रहते जैसे बाकी लोग करते रहते, तो भाग्यवश ही हो गया। ठीक बात है। एक पूछना है क्वेश्चन। जी जी। जैसे हम जैसे युवा जैसे जीवन विद्या से जुड़ते हैं, तो ये एक पूरा कंटेंट जब हमें दिखता है, ये तो पूर्ण कंटेंट है ना, स्वयं के लिए, परिवार, समाज, Definitely. और पूरे धरती के लिए सबको एक करने वाला ये यूनिवर्सल एक सत्य कंटेंट है जो शिक्षा में आना चाहिए। तो एक अंदर जुनून और एक तीव्रता जगती है कि भाई इसको तो पूरे विश्व तक फैलाना, पहले अपने लाइक स्टेट में, फिर भारत में, फिर पूरे विश्व तक पहुंचे। तो जो आपने कहा मास तक पहुंचने की बात, लाइक तो क्या ऐसा होता है कि काश हम भी शिक्षा मंत्री बन जाएं तो इसको हम मास तक फैला पाएं और ये मास तक फैल जाए, है ना। तो क्योंकि आपने इतना काम किया है पॉलिटिकल फील्ड में, तो क्या ये युवाओं को जो विद्या से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि सिस्टम में जाना है, सिस्टम में उतर के काम करना चाहिए, और कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारा पॉलिटिकल, लेकिन मान लो 39 की एज में अगर मुझे ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो जाना ही है, लाइक इस सिस्टम में जाके काम करना है, तो वो कितना सही है और अंदर की रियलिटी क्या है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद क्या ये पूरे सिस्टम में पहुंच सकता है इतना इजीली? तो व्हाट आर द रियल फैक्टर्स? देखिए यदि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो आप विद्या को समझने की आपकी संभावनाएं हो सकती हैं, पर यदि आप विद्या को समझ गए हैं तो एजुकेशनल मिनिस्टर बनने की कोई संभावना नहीं बचती। ठीक है, ठीक है, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ठीक है ना। फिर आप पॉलिटिक्स में नहीं जा पाएंगे, आप राजनीति में नहीं जा पाएंगे ना। फिर राजनीति में जाने के लिए जो कुछ भी करना है आप नहीं कर पाएंगे, आप जो कुछ आवश्यक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए समाज हमेशा बड़ा है, शासन समाज की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मुझे नहीं पता आपके परिवार में कोई शासन प्रशासन में है कि नहीं, पर फॉर्चुनेटली नहीं है, अच्छी बात है ना। तो आपको इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको पता है सारे करप्ट लोग हैं, गड़बड़ करते रहते हैं, पर वो बहुत छोटा पार्ट है। बाकी आपने गिनाया कितने सारे स्कूल में काम कर रहे हैं, 2-3 परिवारों को आपने बताया, 20 नगर आपने बताया ना, 20 क्या बताया, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं ना शासन प्रशासन से, कर रहे हैं काम। तो आप जितना दूर है शासन प्रशासन से उतना ही ज्यादा काम करने की संभावनाएं बेहतर होती जाती है। और आपने जो ये कहा कि भाई हमें बहुत उत्साह होता है, तो मैं तो झाबुआ से करके आया, उज्जैन हो गया। तो उज्जैन में जब पहुंचा तो इन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि भाई सुनो आप जो है ना थोड़ा ध्यान रखो। क्या बोले, कोई भी आता है तो आप उसको विद्या बताना शुरू करते हो, जब तक चाय वाय आती है तब तक आप पूरी विद्या बता देते हो उसको, मैं से शुरू करके अस्तित्व की व्यवस्था तक। उसका तो भाग जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता है ना। तो इतना उत्साह भी ठीक नहीं है, इन्होंने मेरे को समझाया। तो थोड़ा रुक करके, थम करके आराम से चलो, पहले खुद भी समझ लो, अपने कार्यभार में आ जाए, उसके बाद बताना शुरू करता। तो मैंने गलती की, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु फिर भी अपने को थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए, एक साथ पूरी नहीं दे देनी चाहिए। मैं पूरी दे दिया करता था वहां नहीं, पलट के नहीं आता था वापिस घर पे फिर वो।
आप शिक्षा में ले जाने का क्रम कैसे देखते हैं विद्या को? कहाँ पर, किसी शॉर्ट स्कूल में, अगर आप बताएं किसी स्कूल में, हाँ हाँ, किसी एक स्कूल पर्टिकुलर, शिक्षा में जो मोस्ट नेसेसरी है आप उसको जैसे यहाँ पे हो गया ना, एक डिसीजन हो गया कि भाई उनको ले जाना है। अब आज की डेट में जैसे जैसे स्कूलों में 10 से 12 सेक्शंस है, 9th के 10 सेक्शन है, 10th के 10 सेक्शन है। अब हमने एक स्कूल में एक ही व्यक्ति को बताया है अभी, तो एक 9वीं का, एक 10वीं का है, या 9वीं के 2 हैं। अब हमारे 11 सेक्शन, 22 सेक्शन छूट जा रहे हैं ना हमारे, तो हम कम पड़ जा रहे हैं। पर दूसरी बात है कि उतने में चले गए हैं, तो इंट्रोड्यूस करना है। यदि कभी ये जैसा एआईसीटी में निर्णय हो गया, ऐसा ही निर्णय यदि स्कूल शिक्षा में आता है, मेडिकल एजुकेशन होता है, तो आसान हो जाएगा। परंतु आउटकम तो फिर भी वही 10-15% का ही रहेगा, है ना। अब जिसका मामला बिगड़ा ही है, अब 2-3 जन्म लगने हैं, उसको यात्राएं लगनी है, तो 2-3 जन्म के बाद ही आएगा, ठीक होगा वो। पर विद्या के साथ एक बात जरूर है कि वो हारपून, जानती है हारपून, जैसे वेल मछली को मारते हैं ना, तो उसको एक हारपून होता है, वो भाला जैसा होता है, और अंदर जाके उसके बहुत सारे ऐसे खांचे होते हैं, वो मार देते हैं। अब वेल मछली को आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते, छोड़ देते हैं, तो वो फिर धीरे 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 उसका ब्लड निकलता रहता है। एक टाइम पर इतनी वो फिर कमजोर हो जाती है, पड़े खींच लेते हैं, है ना। तो विद्या से एक बार नॉर्मली जिसने एक शिविर कर लिया ठीक से, उसका तो लग जाता है, ठीक है, लग जाता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने, मतलब एक सज्जन है जिन्होंने पहले ग्रुप को लीड किया था, क्योंकि मैं नहीं था, एक अधिकारी थे। जब वो बिजनौर में पहला हमारा झाबुआ वालों का शिविर हुआ, जो गणेश जी ने लिया, लेना शिव को था, पर शिव कहीं फंस गए, तो गणेश जी का पहला शिविर था वो झाबुआ वालों के साथ। वो आदमी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में, मतलब वो ट्रैप भी हुआ, वो कैद भी रहा, फिर टर्मिनेट भी हो गया, वो आईएएस हो गया होता वो। उसके साथ के लोग आज बड़े आईएएस, मतलब प्रमोटी डिप्टी कलेक्टर था वो, ठीक है। पर जब वो मिलता कहता है, और भाई साहब वो विद्या का काम कैसे चल रहा है, ठीक है, तो उसको ये पता है कि वहां कुछ सही है। तो एक शिविर ऐसा कोशिश करनी चाहिए, अनुनय विनय करके, एक शिविर किसी को करा दो, फिर इस जन्म में, अगले जन्म में, उस जन्म में कभी न कभी ठीक होने की संभावना हो जाएगी। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके।